हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। लक्ष्मीकांत के प्रीवियस डिस्कशन में हम लोग जो चैप्टर कंटिन्यू अपना कर रहे थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, हमने उसके अंदर कुछ स्टडी टीम्स और कमेटीज़ की डिस्कशन को कैरी करा था और पंचायती राज सिस्टम के बारे में जो कमेटीज़ बेसिकली बनी थी कि वर्किंग ग्रुप्स बने थे ये देखने के लिए कि कैसा फंक्शन करती हुई आ रही है पंचायती राज सिस्टम वगैरह। उसके लिए एक हमने ये टेबल देखा था जिसमें कुछ छोटे मोटे स्टडी ग्रुप्स और कुछ कमेटीज़ थी। फिर हमने अशोका मेहता कमेटी को डिटेल में देखा था, जीवी के राव कमेटी को देखा था। अब हम लोग इस लेक्चर में बात करते हैं एलएम सिंघवी कमेटी के बारे में। ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इन सारी कमेटीज़ का डिस्कशन जो होगा ना दोबारा से होगा हमारे शायद PSIR के कोर्स में, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आशिमा हमारे PSIR में एज सिलेबस का सब पॉइंट मेंशन है पेपर 1 के अंदर। उसके अंदर दोबारा ये चीज़ आएंगे, लेकिन टेंशन फ्री होकर आप तब बैठ सकते हो। लक्ष्मीकांत का 7th एडिशन जो आ रहा है उसके 92 पेजेस को आप 92 चैप्टर्स को अच्छे से याद कर लो। कहने वाली बात होती है 92 कुल मिलाकर। अभी जैसे मैं 40 बोलता था और 12 प्लस तो लगभग मान लो 50-55 चैप्टर हो गए। उतने अगर आपको कंठस्थ याद हैं, मार्क माय वर्ड, अच्छी तरीके से याद है अगर वो आपको टू द पॉइंट, तो आपके लिए PSIR का बर्डन भी बहुत ख़त्म हो जाएगा। पूरा बर्डन तो रहेगा ही नहीं, वो पहली बात है। तो एलएम सिंघवी कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी, ये तीसरी है ना, अशोका मेहता, जीवी के राव और एलएम सिंघवी। 1986 में राजीव गांधी की जो सरकार थी उन्होंने कमेटी को अपॉइंट करा कि वो बेसिकली सरकार को सुझाव दें कि आप लोग एक कंसेप्ट पेपर तैयार करिए। ऐसा राजीव गांधी की सरकार ने इस कमेटी को बोला, ठीक है। और मैंडेट क्या दिया गया था इसको, मतलब क्या काम सौंपा गया था, एक टॉपिक दिया था सरकार ने, रीवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। आपको अभी तक ये तो पता लग गया होगा ना, जिस प्रकार से 3 लेवल पर लोकल गवर्नमेंट लाने का जो सपना था, हर राज्य की सरकार अपनी मनमानी करते करते कोई मयूर 3 टियर बना रही है, कोई 2 टियर बना रही है, कोई 4 टियर बना रही है ना। तो यहाँ पर इस कमेटी को मैंडेट ये दिया गया, इसको काम ये सौंपा गया कि आप क्या करो, आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की रीवाइटलाइजेशन के ऊपर हमें कुछ बताओ कि क्या ये दोबारा रीवैम्प हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है। दोबारा नहीं, मतलब हो सकता है किस तरीके से, जहाँ जहाँ अभी तक ये राज्य की सरकार इसको लेकर आई हैं अपने अपने राज्यों में। और इस कमेटी के चेयरमैन थे एलएम सिंघवी, इन्हीं के नाम पर एक कमेटी है। इस कमेटी ने इस मैंडेट को स्वीकारा और उसके बाद राजीव गांधी सरकार को कुछ रिकमेंडेशंस दी अपनी। ये रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट है, क्यों? आपको पता है ना, ये कमेटी पहुंचते 1992 1993 में क्या रूप पे पहुंचेगी, क्या इसका आउटकम होगा। अल्टीमेटली राज्य की सरकारें सुधरेंगी तो है नहीं, है ना। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एक जो मॉडल होना चाहिए, हर एक राज्य की सरकार उसको बर्बाद करके रख देगी अपने अपने हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से, है ना। अल्टीमेटली करना क्या पड़ेगा, गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आना पड़ेगा और उसकी वजह से क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? रूरल लोकल डेवलपमेंट के लिए और अर्बन लोकल डेवलपमेंट के लिए 73rd एंड 74th, ठीक है। इसकी रिकमेंडेशन को देखते हैं। इसने पहली रिकमेंडेशन ये थी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करा जाए, उनको प्रोटेक्ट करा जाए और उनको प्रिजर्व करा जाए। देख रहे हो, सरकार को सुझाव मिल गया ना, मैं क्यों उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर इतना ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा था। कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करा जाए। ये कमेटी ने रिव्यू जब करा ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को आशिमा, तो ये कमेटी समझ गई थी कि देखो, जब तक राज्य की सरकारों की व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी ना शरह कि वो अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करते रहेंगे इस मॉडल को, कुछ नहीं होने वाला। ये जो डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट का जो सपना है ना, वो सपना ही रहेगा। इस पर्पस के लिए एक नया चैप्टर जो है वो ऐड करना चाहिए। ध्यान से सुनना, अभी ये सिर्फ रिकमेंडेशंस हैं। ये एलएम सिंघवी कमेटी प्रस्ताव दे रही है सरकार को, उसके सामने प्रस्ताव रख रही है
इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन। और किस बेसिस पे रख रही है? क्योंकि उसको ये टास्क राजीव गांधी की सरकार ने दिया था। इस पर्पज़ के लिए एक नया चैप्टर जो है वो ऐड करा जाना चाहिए भारत के संविधान में, जिसकी वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जो आइडेंटिटी है और उनकी जो इंटेग्रिटी है वो इनवॉलेट फॉर्म में इंटैक्ट रहेगी, उसको कोई भी वॉलेट नहीं कर सकेगा। और इट ऑल्सो सजेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ताकि पंचायती राज बॉडीज के रेगुलर, फ्री और फेयर मैनर में चुनाव हो सके। उसके बाद अगर नंबर ऑफ गांव बहुत सारे तितर बितर होकर अगर पड़े हुए हैं, विलेज 1, विलेज 2, विलेज 3, और अगर सरकारी सोच रही है कि इनकी क्लस्टर डेवलपमेंट को इंश्योर करा जाए, यानी एक साथ सारे तीनों गांव की समस्या एक है, एक जैसी है, हम क्यों ना इनकी डेवलपमेंट साथ में करें। तो अगर कोई गांव अगर एक क्लस्टर बना रहे हैं तो इसके लिए न्याय पंचायत शुड बी स्टैब्लिश। और हो सकता है ये गांव बहुत छोटे छोटे हों, तो इसके लिए न्याय पंचायत शुड बी स्टैब्लिश। अगली रिकमेंडेशन, गांव को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि गांव के अंदर जो ग्राम पंचायत है, जो विलेज पंचायत है, वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हाईलाइट हो, उसके फंक्शंस हाईलाइट हो और एक वो पावरफुल बॉडी की तरह इमर्ज होकर आ सके विलेज लेवल पर। इसमें ग्राम सभा की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करा गया और इसको ये बोला गया इट इज एन एपिटोम, इट इज एन एम्बॉडीमेंट। एपिटोम या एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या होता है? ग्रेट सिंबल। ग्रेट सिंबल ऑफ समथिंग। तो दिस इज एन एपिटोम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लोगों का पार्टिसिपेशन अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर देखने को मिल रहा है तो इससे बढ़िया चीज श्रेय क्या हो सकती है कि वो गांव से शुरुआत करें। हमारे देश में लोग इस चीज के लिए क्यों? जब लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब ही यही है, सिर्फ आप एक पर्टिकुलर एज के पैरामीटर को अटेन कर लो, इसके अलावा सारे के सारे फैक्टर बेकार हैं। किस लिए? कि और कोई फैक्टर की आवश्यकता नहीं है, किसी और कंडीशन की आवश्यकता नहीं है। देयर विल बी नो किंतु परंतु, नो इफ्स एंड बट्स व्हेन इट कम्स टू पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस, है ना? फिर चाहे आप उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो रहे हो या फिर आप वोट करने जा रहे हो, लेकिन बात अगर आती है फ्रेंचाइज की और यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज की, तो ये चीज़ तो डिसेंट्रलाइज लेवल से शुरू होनी चाहिए। और गांव किसके सिंबॉलिज्म होते हैं हमारे देश में? डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के। उसके बाद इसने अगली रिकमेंडेशन दी कि विलेज पंचायत जो हैं उनके पास ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। हर एक राज्य के अंदर जुडिशल ट्राइब्यूनल्स का गठन होना चाहिए ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के चुनावी प्रक्रिया को लेकर अगर किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी अगर उत्पन्न होती है, उन कंट्रोवर्सीज को इमीडिएटली रिजॉल्व करा जा सके, वो ज़्यादा लंबे समय तक टिकी ना रहे, इन द फॉर्म ऑफ कि लोगों का विश्वास सबसे ग्राउंड लेवल, ग्रासरूट लेवल से ही उठ जाए लोकतांत्रिक व्यवस्था से। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जुडिशियल ट्राइब्यूनल जो हैं उनका गठन होना चाहिए, ना कि रेगुलर कोर्ट्स में ये वाला मुद्दा जाए, क्योंकि वहाँ लटका रहेगा। वो अलग बात है कि जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स की वर्डिक्ट से अगर कोई नाखुश है तो उसके लिए एक मैकेनिज्म होगा, लेकिन अगेन ये एक रिकमेंडेशन है, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। अबाउट द इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, वो कब कब डिसॉल्व करी जा सकती हैं और उनकी फंक्शन से रिलेटेड कुछ अन्य मुद्दे। अगली कमेटी, ये समझ में आ गई आपको अच्छे से? एलएम सिंघवी कमेटी। इसने सबसे रिमार्केबल रिकमेंडेशन क्या दी कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दो, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो, संविधान में इसके लिए एक चैप्टर बना दो। राइट? आगे चलकर क्या ऐसा हुआ सच में? हम तो फ्यूचर जानते ही ना ऑलरेडी, ये जो जिस रास्ते से हमें लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, हुआ? यस। थंगन कमेटी 1988 में
एक कमिटी थी, कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, इसमें ना बड़े सारे मुद्दों को देखना था। उसमें से कुछ मुद्दे जो कि रिलेटेड थे पंचायती राज सिस्टम के साथ, उसके लिए एक सब कमेटी बना दी गई इस बड़ी वाली कमेटी के अंतर्गत। तो ये कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ओरिजिनल कमेटी थी, इसके अंतर्गत एक सब कमेटी बनी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीके थंगन, और इसका नाम हुआ थंगन कमेटी। इसको क्या मैंडेट दिया गया? इसको बोला गया यू नीड टू एग्जामिन पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जिले के अंदर, देश के अलग अलग जिलों के अंदर, ताकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को इंप्लीमेंट करा जा सके अच्छे से। और इस कमेटी को बोला गया पंचायती राज सिस्टम के ऊपर भी अगर कुछ हो सके तो बताना, और इस कमेटी ने अपने को सुझाव दिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी और पंचायती राज सिस्टम की स्ट्रेंथिंग के ऊपर भी। क्या इसकी रिकमेंडेशन थी, क्या सुझाव थे इस कमेटी के, पीके थंगन कमेटी के? इसने भी बोला कि पंचायती राज बॉडी शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। इसने बोला जैसा कि 3 टियर सिस्टम जो चल रहा है पंचायती राज सिस्टम का, वो सही है। विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। पंचायती राज सिस्टम का जो स्टीयरिंग व्हील है, जो इस चीज को मजबूती देगा, डिसेंट्रलाइज लेवल पे डेमोक्रेसी को जो स्ट्रेंथन करेगा, इसने बोला ज्यादातर जो रोल है वो जिला परिषद का होना चाहिए। इट शुड एक्ट एज द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एजेंसी इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले के अंदर। इसको क्योंकि सबसे पहला मैंडेट तो ये दिया गया था ना कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है और उसको कैसे मजबूत करा जा सकता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए, इसलिए इसने ऐसा बोला। इसने ये भी बोला कि पंचायती राज बॉडीज जिनका गठन चुनावी प्रक्रिया से होगा, उनका एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए 5 साल का, जैसा कि अलग अलग बॉडीज का हमारे देश में होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी हो, 5 साल मेजरली चलता है ना। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपरसेशन ऑफ अ बॉडी, इट शुड बी 6 months। एक बॉडी के अगर टेन्योर को बढ़ाना पड़ जाए किसी भी परिस्थिति की वजह से, और कब ये ऐसी परिस्थिति आती है जब उसके टेन्योर को बढ़ाना पड़ जाता है और चुनाव नहीं हो पा रहे, कब सुपरसीड करना पड़ता है बॉडी को, ऐसा कब कब होता है? इमरजेंसी, कोई आपातकालीन की कोई स्थिति है, प्रेसिडेंट रूल, अगेन इन वन वे और दी अदर वो एक इमरजेंसी का ही फॉर्म होगा, है ना। तब अगर चुनावी प्रक्रिया नहीं हो पा रही है और हमें पंचायती राज बॉडीज का सुपर सेशन करना पड़ रहा है, उसको सुपरसीड करना पड़ रहा है, चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, ये प्रक्रिया 6 महीने तक की होनी चाहिए मैक्सिमम पीरियड, ठीक है। प्लानिंग और कोऑर्डिनेटिंग कमेटी जो है, इट शुड बी सेटअप एट द स्टेट लेवल, एक मिनिस्टर की अध्यक्षता के अंतर्गत प्लानिंग के लिए, और जो जिला परिषद के जो प्रेसिडेंट होंगे वो इसके मेंबर होने चाहिए। उसके बाद संविधान में एक डिटेल्ड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो है वो पंचायती राज के लिए वो प्रिपेयर करे जाने चाहिए और उसको संविधान में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। ये डिटेल्ड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? क्या? हाँ, यही यस 7 शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट सिस्टम है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, उससे निकालकर कुछ टॉपिक्स
देने चाहिए हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, और उसको संविधान में भी लिखना चाहिए कि ये पावर्स एंड फंक्शंस, ये टॉपिक्स जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन ऑल द 3 tiers, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तीनों लेवल पर, विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अगर सीट्स अगर रिजर्व्ड है वो पॉपुलेशन के बेसिस पर होनी चाहिए, यानी कि कौन से लोग जो हैं वो मार्जिनल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, कौन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, या ऐसे कोई भी ऐसा ग्रुप जो है जो इस एरिया में किसी भी एक एरिया में मिलता है, उनकी जनसंख्या कितनी है उसके बेसिस पर मिलना चाहिए, जिसके लिए एक क्राइटेरिया होगा। एंड देयर शुड ऑल्सो बी रिजर्वेशन फॉर वुमेन। स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी गठन होना चाहिए हर एक राज्य के अंदर। ये एक क्राइटेरिया को ले डाउन करे, कुछ गाइडलाइंस बेसिकली बनाए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस तक रेगुलर फॉर्मेट के अंदर फाइनेंसेस किस तरीके से पहुंचे। मेन दिक्कत क्या रहती है लोकल बॉडीज को? फाइनेंशियल सपोर्ट की, राइट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, ही और शी शुड बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ ऑफ जिला परिषद। यहां तक कहानी समझ में आई? कोई सी भी कमेटी को निकालकर उसकी रिकमेंडेशन देखो पूछी जा सकती है। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ हमारे एक लेक्चर में। आई नो बहुत सारी चीज़ें रिपीटेड लग रही हैं आपको यहाँ पर कि रिकमेंडेशन, ये तो उस कमेटी ने भी बोला था, इसने भी बोला था। यही बात है, यही एनालिसिस आपको चाहिए है पहचानने वाली कि कौन सी बातें किस किस कमेटी की कॉमन है, और वो तभी हो पाएगा अल्टीमेटली। देखो घुमा फिरा के बात इसी मुद्दे पर आ जाती है कि आपको हर एक कमेटी की सारी रिकमेंडेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बीइंग अ पीएसआई और ऑप्शनल स्टूडेंट, पीएसआईआर में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन इंटरव्यू रूम में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपकी फर्स्ट पोस्टिंग और हर किसी के डैफ में उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस ऑफिसर होती है। और आईएएस ऑफिसर की फर्स्ट पोस्टिंग आपको पता है कि गांव के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पर, और आगे चल के डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर ही होनी है, और आपका सबसे पहला काम यही होना है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चैप्टर को तो, और 74th अमेंडमेंट वाले में, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज म्यूनसिपैलिटीज वाले चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद गढ़गी कमेटी, एलएम सिंघवी के बाद एक और इम्पोर्टेंट कमेटी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस कमेटी का वैसे पूरा नाम था कमिटी ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। इसका गठन करा गया था 1988 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वीएन गडगिल। ठीक है, इस कमेटी को मैंडेट ये दिया गया था, टास्क ये दिया गया था कि बताओ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, वो ताकि बेस्ट और इफेक्टिव वे में फंक्शन करे। तो इस कमेटी का क्या सुझाव थे सरकार को इस बात के ऊपर, इस मैंडेट के ऊपर? तीसरी ऐसी कमेटी है, श्रेया देख रहे हो, जो कि फिर से बोल रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस शुड बी बेस्टोर्ड ऑन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इसने भी बोला ये जो 3 tier सिस्टम है ये बढ़िया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। टेन्योर 5 साल होना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। इसने एक चीज़ और बोली कि जो मेंबर्स हैं ना पंचायत के तीनों लेवल पर, गांव, ब्लॉक और ज़िले के लेवल पर, उनका चुनाव डायरेक्ट इलेक्शंस की प्रक्रिया से हो। रिजर्वेशन होना चाहिए एससी, एसटी और वुमेन के लिए। क्या इसकी काफ़ी सारी रिकमेंडेशन आपको इसी से मिलती जुलती लग रही है ना, पी के थंगन कमेटी से, राइट? और एलएम सिंघवी कमेटी भी। अगला सुझाव इसका, पंचायती राज बॉडीज के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए
सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए वो बेसिकली प्लान को प्रिपेयर करें और उनको इम्प्लीमेंट करें। इस पर्पस के लिए देयर शुड बी अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाने चाहिए, लाइक 7th शेड्यूल के अंदर जिस प्रकार से लिस्ट सिस्टम है वैसे ही एक और उसी का एक सब पार्ट बनाना चाहिए हमें और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। इसलिए बोला पंचायती राज बॉडीज के पास एक पावर होनी चाहिए टू लेवाई, कलेक्ट एंड एप्रोप्रिएट टैक्सेस एंड ड्यूटीज। और ये चीज क्या सर्व करेगा? एज अ सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनेंस रेवेन्यू। फिर इनको किसके आश्रय नहीं रहना पड़ेगा? राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार के बेसिस पर, है ना, कि हमें पैसे दे दो, पैसे दे दो। स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होना चाहिए ताकि ये तो हो गया, ये खुद से अपना जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू एक निकाल रहे हैं, फिर कुछ ऊपर से भी तो मिलेंगे ना पैसे राज्य की सरकारों से, केंद्र की सरकार से। तो इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होना चाहिए फॉर द एलोकेशन ऑफ फाइनेंसेस टू द पंचायत। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी गठन होना चाहिए ताकि पंचायत के चुनावी प्रक्रिया को वो देख सके। अल्टीमेटली गडगिल कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, जिसके अंदर बड़े सारे पॉइंट्स के अंदर इंस्पिरेशन थी LM सिंघी कमेटी की और PK थंगन कमेटी की और कुछ अन्य कमेटी की छोटी छोटी रिकमेंडेशंस, लेकिन गडगिल कमेटी इसकी रिकमेंडेशन, इसके सुझाव जो थे सरकार को, ये ही बने बेसिस कि सरकार ने जो अमेंडमेंट बिल को ड्राफ्ट करा ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन दिया जा सके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अगर मिलेगा तो डेफिनेटली एक चैप्टर भी बनेगा ना इसके ऊपर फिर तो संविधान में, है ना। तो ये थी सारी की सारी दोस्तों कमेटी की कहानी। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे कमेटी का सुझाव तो मतलब सारा हो चुका, गडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन को सरकार ने मान लिया, उसी को बेसिस बनाया पार्लियामेंट में इस अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये बिल आगे चलकर आपको पता है एक्ट बन जाएगा, एंड क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से कंसर्न है तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आएगा फॉर एम्पावरिंग द रूरल लोकल बॉडीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से अमेंडमेंट एक्ट में किन किन सुझाव को माना गया, कैसे अपनाया गया, इम्प्लीमेंट कैसे करा गया और आज हमें कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है रूरल लोकल बॉडीज़ का, ये सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।